नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट आबू, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 3 नाइट 4 डेज़ का, जिसमें कि हम घूमेंगे माउंट आबू, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं राजस्थान के इन प्रसिद्ध स्थानों को। इस टूर के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे माउंट आबू के लिए, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर कई सारे धार्मिक और प्राकृतिक स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। माउंट आबू के बाद हम चलेंगे झीलों की नगरी उदयपुर के लिए, जहां पर कई सारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। उदयपुर के बाद हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ के लिए, जहां पर हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा किला द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। कुल मिलाकर कहें तो इस टूर के दौरान हम कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने वाले हैं। तो आज है हमारे इस ट्रिप का पहला दिन और हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू में। माउंट आबू हम पहुंचे हैं बाय बस, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। नियर बाय रेलवे स्टेशन है आबू रोड में। और अब यहाँ पहुँचते ही हमें एक गाड़ी लेने आ चुकी है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी से सबसे पहले हम अपना सामान रखने चलेंगे अपने होटल में और फिर चलेंगे माउंट आबू को एक्सप्लोर करने। माउंट आबू में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है और ये एक लग्जरी रूम है जिसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस रूम का टॉयलेट एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। अब हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू की सबसे प्रसिद्ध झील को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई झील है, क्योंकि माउंट आबू ऑलरेडी एक हिल स्टेशन है और उसके ऊपर जाकर ये झील बनी हुई है। इस झील का नज़ारा वाकई में देखने लायक है, बहुत खूबसूरत ये लगती है, क्योंकि झील के किनारे आप देखेंगे तो आपको कई सारे माउंटेन्स नज़र आएंगे और माउंटेन्स के बीच में ये झील बनी हुई है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पर रॉ बोट भी चलती है जिसको चप्पू से चलाया जाता है, जो स्पीड बोट है वो भी चलती है, साथ ही पैडल बोट्स भी चलती हैं। नक्की झील से अगर हम थोड़ा पीछे की ओर आएँ तो एक रास्ता जाता है जिससे हम जा सकते हैं टॉड रॉक के लिए। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़कर हमें माउंटेन के ऊपर जाना होता है। फाइनली अब हमारा ट्रैक खत्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं टॉड रॉक व्यू पॉइंट पर। आप मेरे पीछे जो ये पत्थर की आकृति देख पा रहे होंगे, ये देखने में वाकई में ऐसी लगती है जैसे कि कोई मेंढक बैठा हो, और मेंढक को इंग्लिश में ही टॉड कहा जाता है। तो ये टॉड की आकृति की वजह से इसे टॉड रॉक व्यू पॉइंट बोलते हैं। और
पूरे माउंट आबू में अगर देखें तो ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। आप हमारे पीछे देखेंगे तो पूरा माउंट आबू का जो टाउन है, पूरा का पूरा शहर आपको यहाँ से नज़र आएगा। साथ ही नीचे देखेंगे तो नक्की झील का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। दूर दूर तक जो पहाड़ हैं, जो वादियाँ हैं, वो आपको यहाँ से नज़र आएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर पर, जो कि माउंट आबू का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सिर्फ माउंट आबू का ही नहीं, अगर पूरे राजस्थान के बारे में बात की जाए तो ये राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पॉइंट है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो नज़ारा नज़र आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीचे की साइड आप देखेंगे तो पूरा फ्लैट मैदान आपको नज़र आएंगे, कई सारे खेत नज़र आएंगे, और साथ ही गुरु शिखर पर एक काफ़ी बड़ा सा बेल लगाया हुआ है, एक बड़ी सी घंटी है जो यहाँ लगाई गई है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि इन बेल्स को बजाने से जो मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो और जब भी आप बेल को बजाएंगे तो इसकी ध्वनि काफ़ी देर तक रहती है, जैसे मैं आपको बजा के सुनाना चाहूँगा। इसका जो वाइब्रेशन है काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। तो आप भी जब यहाँ आएँ तो इस तरह की बेल्स को ज़रूर बजाएं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि 3 बार घंटा बजाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी यहाँ पर घंटा बजाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। काउंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 बेल्स हैं, यानी कि 4 घंटे हैं। गुरु शिखर पर ही गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में गुरु शिखर का जो नाम है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है। गुरु दत्तात्रेय का यहाँ मंदिर है और उसी वजह से इस पहाड़ का नाम गुरु शिखर रखा गया है। अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो एक बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये है गुरु शिखर। और गुरु शिखर से जब हम थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो एक शूटिंग पॉइंट आता है, जहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ। ये शूटिंग पॉइंट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था कयामत से कयामत। उसके कई सारे सीन्स यहाँ पर शूट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो पहाड़ का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जो ग्रीनरी वाला माहौल है वो दिखाई देता है। माउंट आबू में अब हम चल रहे हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहां पर शिवलिंग न होकर एक ब्रह्म खाई है जहां पर भगवान शिव का अंगूठा विराजमान है, जिनकी यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। अब मंदिर के हम अंदर चलेंगे और मंदिर को अंदर से देखेंगे और साथ ही करेंगे भगवान के दर्शन। तो अब ये है सदियों पुराना वो प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यही वो मंदिर है जहाँ पर है ब्रह्म खाई, जो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो अब ये है वो ब्रह्म खाई। देखिए यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगी ब्रह्म खाई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंगूठा कहाँ है, तो देखिए ये है वो अंगूठा जो यहाँ पर ब्रह्म खाई के यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर से हम थोड़ा पीछे की ओर आ चुके हैं
और यहाँ पर एक साथ भैंसे बने हुए हैं एक तालाब के किनारे पर। आप देखेंगे तो एक बड़ा सा तालाब है, उसके किनारे पर ये 3 भैंसे बने हुए हैं। इस स्थान का थोड़ा इतिहास मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये स्थान पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली हुआ करती थी। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन किया करते थे, पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर 3 राक्षस थे जो कि भैंसे के रूप में आकर उन ऋषि मुनियों का यज्ञ हवन में विघ्न बाधा डालते थे। तो ये ऋषि मुनियों को बहुत परेशानी हुई इसकी वजह से। तो उन्होंने यहाँ के राजा से इस बात की कंप्लेन करी, शिकायत करी कि यहाँ पर ये 3 राक्षस आके उनका रोज़ाना जो भी वो यज्ञ हवन किया करते थे उसमें बाधा डालते हैं। तो राजा ने एक बाण चलाया, सिर्फ एक बाण में इन तीनों भैंसों को एक साथ मार दिया। यहाँ पर इसके सिंबल के रूप में होल्स भी बनाए गए हैं। एक होल आप इस भैंसे के यहाँ देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री में एक और इस भैंसे में भी होल बना हुआ है। तीसरे वाले भैंसे में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको होल नज़र आएगा। ये दर्शाता है कि एक ही बाण में तीनों भैंसों का यहाँ पर संहार किया गया और राजा ने ऋषि मुनियों की जो तपस्या में विघ्न आ रहा था इन राक्षसों की वजह से, उसको दूर किया। इसी स्थान से जब आप पीछे की साइड देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आएगा अचलगढ़ फोर्ट, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। हालांकि इस फोर्ट में अभी एक जैन मंदिर है और किले के पुराने अवशेष देखने मिलते हैं। ज़्यादा कुछ आप ऊपर जाके एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत कुछ देखने मिलेगा। जो पुराने खंडर हैं, पुराने अवशेष हैं, वो देखने मिलते हैं और जैन मंदिर के लिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन किले तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। थोड़ा रास्ता पैदल चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है क्योंकि किला हाइट पर बना हुआ है। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं वैक्स म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने, जो कि आपको जस्ट हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये वैक्स म्यूज़ियम इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर नेता, अभिनेता, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके हूबहू पुतले नज़र आते हैं और वो सभी पुतले बने होते हैं मोम के। इसी वजह से इसे वैक्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस प्लेस है माउंट आबू की। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। वैक्स म्यूज़ियम को विज़िट करने का चार्ज लगता है 150 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन यहाँ वैक्स म्यूज़ियम के साथ साथ आप हॉरर हाउस को विज़िट कर सकते हैं, 9D एक्शन सिनेमा को विज़िट कर सकते हैं और साथ ही मिरर मेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 400 रुपीज़ एज ए कॉम्बो ऑफ़र के हिसाब से। तो फ़िलहाल अभी हम चलेंगे वैक्स म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने। वैक्स म्यूज़ियम के अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे आपको मोम के पुतले नज़र आएंगे। यहाँ पर राजनेता हैं, अभिनेता हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हूबहू पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं और ये सभी पुतले मोम से निर्मित हैं, यानी कि वैक्स से निर्मित हैं। जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू है जो कि बिल्कुल हूबहू उनकी तरह दिखाई देता है। ये अब्राहम लिंकन का है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखता है। अन्ना हज़ारे, गांधी जी, मदर टेरेसा, इसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे स्टैचूज़ हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं और इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं अर्बुदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक आता है अर्बुदा देवी शक्तिपीठ। जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 365 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहाड़ी के ऊपर जाना होता है और वहाँ पर बना हुआ है माता का ये मंदिर। और मंदिर गुफा के अंदर है तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आपको दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए।
माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं नेचर एडवेंचर पार्क में, जहां पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये पार्क का अंदर का हिस्सा कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, जिसमें कि ये जिप लाइन की लाइन डली हुई है इस साइड में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एटीवी बाइक, एटीवी कार, या फिर आप जिप लाइन करना चाहें, कपल जिप लाइन करना चाहें। सभी के रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है। अगर आप ये बुल राइड करते हैं तो 100 रुपीज़ का। इसी प्रकार से कई सारी राइड्स हैं जिनका भी आप यहाँ पर एंजॉयमेंट ले सकते हैं। माउंट आबू में आप ट्रैवर्स टैंक को भी विज़िट कर सकते हैं। ये एक तरह की ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हम ओपन में देख सकते हैं। ये एरिया दिखता कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पिक्चर्स के माध्यम से देना चाहूँगा। यहाँ अंदर की साइड एक तालाब बना हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। तालाब के किनारे आपको मगरमच्छ देखने मिल सकते हैं, कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स देखने मिल सकते हैं जो कि यहाँ पानी पीने आते हैं। एक्चुअल में ये जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ देखने के चांसेस ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका लक अच्छा है तो आपको दिख सकता है, अदरवाइज़ क्योंकि ओपन जंगल है तो जो दिखा वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। माउंट आबू में आप जिप्सी सफारी का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि माउंट आबू में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें कि जंगल में आप जाते हैं जिप्सी में बैठकर और वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखते हैं। ये जो जिप्सी सफारी होती है इसके टिकट भी ट्रैवर्स टैंक पर मिलते हैं। यहाँ एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप जिप्सी सफारी के लिए टिकट परचेज कर सकते हैं। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं देलवाड़ा जैन मंदिर को विज़िट करने, जिन्हें श्वेतांबर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये मंदिर इस वजह से फेमस है क्योंकि मंदिर के अंदर की कारीगरी बहुत खूबसूरत है। जो महीन कारीगरी पत्थरों के ऊपर बनाई गई है वो वाकई में देखने लायक है। इस वजह से अधिकतर लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। अगर आप भी माउंट आबू आते हैं तो मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मंदिर के अंदर हम ना मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, ना ही कैमरा, ना ही बैग हम अपना अंदर ले जा सकते हैं। सभी को हमें बाहर डिपॉजिट करवाना होता है। और यहाँ जो क्लॉक रूम बना हुआ है उसका टिकट चार्ज है 50 रुपीज़ का। माउंट आबू में आप ब्रह्म कुमारी पीस पार्क को भी विज़िट कर सकते हैं। ये शांति और आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और शांति का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। साथ ही आप कोई भी बैग भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन यहाँ का जो एंट्री टाइमिंग है, विज़िटिंग टाइम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और दोपहर 2 बजे से शाम को 6:45 तक आप विज़िट कर सकते हैं। और ये पार्क का एंट्री गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहुत ही शांति का अनुभव आपको यहाँ होगा। माउंट आबू में ही आप ब्रह्म कुमारी का यूनिवर्सल पीस हॉल भी विज़िट कर सकते हैं, जहां पर मेडिटेशन और ध्यान की शिक्षा दी जाती है। ये ब्रह्म कुमारी संस्थान का यूनिवर्सल हेडक्वार्टर है और ये स्थान जो पीस पार्क है उससे थोड़ा डिस्टेंस पर है। ये दोनों अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं। अब हम आ चुके हैं श्री रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि नक्की झील के पास में ही बना हुआ है और माउंट आबू का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है।
माउंट आबू में आप हनीमून पॉइंट और लवर्स पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं। हनीमून पॉइंट वो स्थान है जहां से नेचर का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। हनीमून पॉइंट के पास में ही गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, और यहीं पास में एक पॉइंट है जिसका नाम है लवर्स पॉइंट, जहां पर भी आप जा सकते हैं। वहां से भी कुछ सिमिलर सा ही व्यू नज़र आता है। इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। ये टूर पैकेज हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। अब रात्रि हो चुकी है और हम आ चुके हैं माउंट आबू के मार्केट एरिया को विज़िट करने। मार्केट एरिया में कई सारी शॉप्स हैं जहां पर डेकोरेटिव पीसेस, क्लॉथिंग्स और कई सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली 150 से लेकर 200 रुपये तक फूड की थाली आपको मिल जाती हैं। जो राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली है या गुजराती थाली, आप 150 से 200 रुपये में ईज़िली ले सकते हैं। और ये जो मार्केट एरिया है वो नक्की झील के पास में बना हुआ है। और अब मैं आपको नक्की झील का रात्रि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। रात्रि के समय भी नक्की झील काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ता है वो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देता है। आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं उदयपुर के लिए। और जिस रास्ते से होकर हम जा रहे हैं ये वाकई में काफ़ी अच्छा है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। उदयपुर में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है और आप देख पाएंगे ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का बाथरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। हमारे इस होटल में एक रूफटॉप एरिया भी बना हुआ है जहां पर एक स्विमिंग पूल है, जहां अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फिर कपल्स में आते हैं तो पानी में एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही रूफटॉप एरिया में एक तरह का कैफेटेरिया बना हुआ है जहां बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। राजस्थान का विख्यात शहर उदयपुर अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा की गई थी। उदयपुर की प्रसिद्धि के पीछे कारण है उदयपुर की प्रसिद्ध खूबसूरत झीलें, खूबसूरत महल, पहाड़ और उद्यान जो कि उदयपुर की शोभा बढ़ाते हैं और पर्यटक उदयपुर को घूमने के लिए दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर के साथ। संगमरमर और ग्रेनाइट से बना ये महल विशाल और आलीशान है। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह जी को दिया था। यह महल परिसर 400 वर्ष में बने भवनों का एक समूह है जिसे बनाने में 22 अलग अलग राजाओं का योगदान रहा है। सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट पर एडल्ट का 450 रुपीज़ है, यानी कि 450 रुपये है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी स्टूडेंट आईडी साथ में लेकर आते हैं तो आपका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप भी कोई स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करें, काफ़ी आपकी सेविंग यहाँ पर हो जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन्स आपके साथ आते हैं तो 300 रुपये का चार्ज लगता है।
लेकिन अगर आप सिटी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ बाहर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, बाहर जो लॉन एरिया है उसे देखना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 रुपीज़ का कॉम्प्लेक्स का टिकट है, यानी कि बाहर आप विज़िट कर सकते हैं 50 रुपये के अंदर। सिटी पैलेस को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और अगर आप पैलेस को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप एक गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। गाइड के शुल्क कुछ इस प्रकार होते हैं। और पैलेस के खुलने और बंद होने के टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो पैलेस सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। उदयपुर में अब हम चल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, जो कि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। लेकिन फोर्ट तक जाने से पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है, और एंट्री टिकट नीचे ही मिलता है, यानी कि फोर्ट तो ऊपर बना हुआ है लेकिन नीचे एक टिकट विंडो है जहां पर एंट्री टिकट मिलता है। एंट्री टिकट का मूल्य है फॉर इंडियन सिटीजन्स 174 रुपीज़, और अगर आप अपने साथ कार, जिप्सी या कोई भी ऐसा 4 व्हीलर लाते हैं तो उसका 338 रुपीज़ भी चार्ज लगता है ऊपर जाने के लिए, और अगर 2 व्हीलर्स है तो 72 रुपीज़ चार्ज लगता है। और एक और सुविधा है कि अगर आपके पास ना तो 2 व्हीलर है ना ही 4 व्हीलर है, तो आप इनके द्वारा एक व्हीकल चलाया जाता है, शेयरिंग व्हीकल, उसके थ्रू भी जा सकते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, और उसका चार्ज लगता है 120 रुपीज़ पर हेड का। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको बनवाने की शुरुआत की थी महाराणा सज्जन सिंह ने, लेकिन उनकी कम आयु में मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो पूरा निर्माण करवाया गया है उनके सक्सेसर द्वारा करवाया गया था। उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया था। और मॉनसून के टाइम पर जो राज परिवार के कुछ मेंबर्स या फिर जो फैमिली है वो यहाँ पर आके रहा करती थी, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब हो जाता था या फिर पानी ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाता था। तो ये हिल टॉप पर बना हुआ है, तो यहाँ पर रहना सेफ भी रहता था, और यहाँ पर जैसे बादल वगैरह आते थे या अच्छी हवा चलती थी तो उस दौरान ये जगह रहने के लिए काफ़ी सुहावनी भी थी। सज्जनगढ़ पैलेस की एक और ख़ास बात कि यहाँ से उदयपुर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जब हम सज्जनगढ़ पैलेस से नीचे की ओर देखते हैं तो पूरा का पूरा उदयपुर हमें एक साथ नज़र आता है। आप दूर देखेंगे तो सिटी पैलेस नज़र आएगा, लेक पिछोला नज़र आएगी, और जो उदयपुर की जितनी भी बसावट है वो नज़र आएगी। उदयपुर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस प्लेस को अब हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है बागोर की हवेली म्यूज़ियम। ये पुराने समय में हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब इसे म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है, और काफ़ी बड़ी हवेली है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अंदर जो कल्चर से जोड़ती हैं हमें। इस हवेली में 138 कमरे हैं, कई सारे झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, चौक हैं और लंबे चौड़े बरामदे भी हैं। और इसका टाइमिंग और टिकट प्राइस मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और इसका जो टिकट मूल्य है वो है 60 रुपीज़ पर पर्सन का। बागोर की हवेली के पास में ही स्थित है गणगौर घाट, जो कि उदयपुर का एक प्रसिद्ध घाट है। गणगौर घाट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि राजस्थान में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है गणगौर, जिसका उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। सिटी पैलेस उदयपुर से ही पूरी के पूरा जो जुलूस है वो यहाँ तक आता है, और ये जो आप इसकी नक्काशी देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर जैसे कि गणगौर की जो प्रतिमा है वो भी बनाई गई है, और यहाँ पर बैठकर
आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक पिछोला ही है जिसका पानी यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि आप बैठ करके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस इलाके की ख़ास बात कि जो बागोर की हवेली है वो बाहर से नज़र आती है, तो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही काफ़ी सारे पिजन्स जो हैं, कबूतर हैं, वो नज़र आएंगे। कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे कि गणगौर को लेकर के, वो यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनके साथ भी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाएंगे। साथ ही जो उदयपुर के जो फेमस होटल्स हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह की जाती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको यहाँ से सामने की ओर नज़र आएंगी। लेक पिछोला में दो साइड से बोटिंग होती है। एक तो आप बोटिंग कर सकते हैं सिटी पैलेस के साइड से, यानी कि सिटी पैलेस के सामने से बोटिंग होती है। वो थोड़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव पड़ती है, 500 रुपीज़ तक का चार्ज है 1 पर्सन का। लेकिन अगर आप सस्ती बोटिंग करना चाहते हैं लेक पिछोला के अंदर ही, तो वो प्लेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये नगर निगम द्वारा बोटिंग कराई जाती है, जिसका चार्ज है 180 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप एक बड़ी बोट के थ्रू बोटिंग करना चाहते हैं, यानी कि 30 पर्सन्स की कैपेसिटी की ये बोट होती है। अभी यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है, इससे इस गेट के पार वाला, वो तो सिटी पैलेस वाला एरिया है जहाँ से एक्सपेंसिव बोटिंग आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज़ अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो ये विंडो है। दूसरी साइड दूध तलाई के साइड में एक बोट स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे तो 30 सीटर्स की मोटर बोट चलती है। इनके टाइमिंग ड्यूरेशन भी लिखे हुए हैं। और 30 सीटर की जो बोट है उसका 180 रुपीज़ का चार्ज होता है। और अगर आप लग्जरी बोट में जाते हैं तो 360 रुपीज़ है। कोई सी भी बोट में जाएँ, द कंपेरेटिव प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। लेक पिछोला के अंदर हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस बोट राइड का होता है कि जब हम सिटी पैलेस को सामने से देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। पिछोला झील के बीच में बना हुआ है लेक पैलेस, जहां पर गर्मियों के सीज़न में रॉयल फैमिली रहा करती थी। लेकिन आज इस पैलेस को होटल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। लेक पिछोला के दूसरी साइड अभी आप जो ये होटल देख रहे हैं, ये वही होटल है जहां पर रणवीर कपूर की एक प्रसिद्ध मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। उदयपुर की एक और फेमस स्थान को हम विज़िट करने आ चुके हैं, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये एक तरह का गार्डन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फाउंटेन्स हैं जो कि आपको अलग अलग मौसम का अनुभव देते हैं। हम गार्डन को अंदर से देखेंगे, लेकिन गार्डन के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें टिकट परचेज़ करना होता है। यहाँ पर इंडियन सिटीज़न का 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है पर पर्सन के हिसाब से। यह भव्य बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच राज परिवार की महिलाओं के लिए आमोद प्रमोद हेतु निर्मित करवाया था। इस वजह से इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है, जिसे देखकर पुराने समय की जीवन शैली का आभास स्वयं ही हो जाता है। पहले वस्तुतः फतेह सागर झील के नीचे कई सारे छोटे छोटे बगीचे हुआ करते थे, जिन्हें महाराणा फतेह सिंह जी ने सहेलियों की बाड़ी में मिलाकर इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है।
उदयपुर के एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पे अब हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है फतेह सागर लेक, जिसे फतेह सागर झील के नाम से भी हम जानते हैं। ये झील काफ़ी बड़ी है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये पहाड़ों से घिरी हुई है। इसके चारों ओर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। इस झील के बीच में एक आइलैंड नुमा पार्क बनाया गया है जिसे नेहरू पार्क के नाम से जानते हैं। आप यहाँ थोड़ा दूर देखेंगे तो वो पार्क नज़र आएगा। फतेह सागर झील फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरी लेक के किनारे देखेंगे तो इस तरह की बॉर्डर आपको नज़र आएगी। ये देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक पूरी बॉर्डर्स हैं। कई तरह की यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ फैमिली मेम्बर्स छतरी में बैठकर कुछ एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ की हवा आती है वो बहुत ठंडी आती है। चाहे आप गर्मी के मौसम में भी यहाँ क्यों ना आए, यहाँ पर बैठकर आपको मौसम काफ़ी सुहावना लगेगा। और साथ ही इस झील के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा एक्वेरियम बनाया गया है जिसका नाम है अंडर द सन। ये भी आप देख सकते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ। अब हम अंडर द सन एक्वेरियम के काफ़ी करीब आ चुके हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस एक्वेरियम में लगभग 150 से 200 प्रजाति की अलग अलग मछलियाँ हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिन्हें आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं। इस एक्वेरियम के चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक इंडियन एडल्ट का 158 रुपीज़ का चार्ज लगता है। अब उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर के लिए हम आ चुके हैं जिसका नाम है जगदीश मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है और उदयपुर का सबसे फेमस मंदिर इसे माना जाता है, जहां पर अब हम दर्शन करने चलेंगे। मुख्य मंदिर के सामने ही भगवान गरुड़ की भी प्रतिमा विराजमान है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जगदीश मंदिर में जब आप दर्शन के लिए आएँ तो टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर इस तरह से टाइमिंग लिखी हुई है। समर और विंटर्स के अलग अलग टाइमिंग हैं, तो इन टाइमिंग के हिसाब से ही आएँ। अदरवाइज़ आपको मंदिर बंद मिल सकता है, यानी कि मंदिर के जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं, तो आप भगवान के दर्शन आप नहीं कर पाते हैं। जैसा कि उदयपुर का यह मंदिर बहुत ख़ास है तो इसके पीछे का इतिहास है वो भी बड़ा ही रोचक है, तो उस इतिहास को भी आप यहाँ लिखे बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। उदयपुर में कुछ और प्रसिद्ध स्थान है जिन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें से एक है गुलाब बाग, जिसके सामने अभी हम खड़े हुए हैं। पुराने समय में ये उदयपुर का चिड़ियाघर हुआ करता था, जहाँ पर कई तरह के वन्य जीव यहाँ पर थे जिन्हें आप यहाँ देख सकते थे। लेकिन अब उन सभी वन्य जीवों को यहाँ से शिफ्ट करके सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भेज दिया गया है। लेकिन गुलाब बाग भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप कपल्स के साथ आते हैं, फैमिली में आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पर जिन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही एक और प्लेस है जस्ट गुलाब बाग के बिल्कुल सामने, जिसका नाम है विंटेज कार कलेक्शन। यहाँ पर जो पुरानी विंटेज कार्स होती हैं उन्हें आप देख सकते हैं। जो बहुत लग्जरी कार्स होती हैं वो यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं। लेकिन इस म्यूज़ियम को देखने का चार्ज लगता है 400 रुपीज़ पर पर्सन का। और अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 5 से 12 साल की, तो उनका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ का। तो अगर आप चाहें तो विंटेज कार कलेक्शन को भी यहाँ देख सकते हैं, और चाहें तो गुलाब बाग जो कि इसके जस्ट सामने बना हुआ है वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पर कई सारी झीलें हैं, कई सारे तालाब हैं, और उन्हीं में से एक और तालाब को हम देखने आ चुके हैं जिसका नाम है दूध तलाई। इस जगह का नाम दूध तलाई इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी यहाँ क्लाउड्स होते हैं
तो क्लाउड्स की परछाई पानी में गिरती है और पानी का कलर वाइटिश कलर का नज़र आता है, जिससे कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये तलाई यानी कि जो तालाब है ये दूध से भरा हुआ हो। फ़िलहाल मौसम ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर वाइट कलर की शेड नज़र आए, लेकिन जब मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है, जब यहाँ क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरा का पूरा यह तालाब वाइटिश कलर का नज़र आता है बिकॉज ऑफ क्लाउड शेड्स। और साथ ही में जो बॉर्डर बनाई गई है इस तालाब के किनारे वो भी वाइट कलर की है, जो भी एक इसको काफ़ी अच्छा लुक देती है। और इसी स्थान से एक बहुत अच्छी प्लेस है जो भी आप उदयपुर में विज़िट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ऊपर की ओर करणी माता मंदिर बना हुआ है। आप ऊपर देखेंगे तो करणी माता मंदिर है जहाँ पर रोपवे के थ्रू जाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर माता करणी के दर्शन भी कर सकते हैं। उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट के साथ साथ आप उदयपुर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, इसी प्रकार के कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हालांकि इस ज़ू का टाइमिंग मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन इसका अवकाश रहता है। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे और हम चल रहे हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। लेकिन चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर पहले ही एक स्थान आता है जिसका नाम है मंडपिया, जहां पर है सांवरिया सेठ जी का प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर हम रुककर भगवान के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे चित्तौड़गढ़ के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध सांवरिया सेठ जी के मंदिर में, जिन्हें सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को एज अ बिज़नेस पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो भगवान को यहाँ पर एज अ बिज़नेस पार्टनर की तरह मानते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं। लेकिन जितना वो चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मुनाफा उन्हें होता है, उससे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें होता है, तो वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और कई गुना उसका उनको मिलता है। इस वजह से सेठों के सेठ सांवरिया सेठ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। मुख्य मंदिर के अलावा मंडपिया गांव जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही एक और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जो कि है सांवरिया सेठ जी का प्रकट स्थान मंदिर। यानी कि जो सांवरिया सेठ जी की प्रतिमा निकली है वो इसी स्थान से निकली है। यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ में और देखने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। चित्तौड़गढ़, जिसका पुराना नाम चित्रकूट हुआ करता था, इसका निर्माण सर्वप्रथम सम्राट चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। सम्राट ने अपने नाम से ही इस दुर्ग का नाम चित्रकूट रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ रख दिया गया है। यह किला ज़मीन से लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है और इस दुर्ग को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अपने लंबे इतिहास में इस किले पर 3 बड़े आक्रमण हुए हैं। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा 1535 में सुल्तान बहादुर शाह द्वारा और तीसरा 1567 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप चित्तौड़गढ़ में 3 बड़े जौहर हुए हैं।
इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 प्रमुख द्वार हैं जिन्हें दुर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अब हम टिकट काउंटर के पास में पहुंच चुके हैं। यहां प्रवेश करने से पहले हमें टिकट परचेज करना होता है जिसका मूल्य है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। तो टिकट लेकर हमने अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट में प्रवेश कर लिया है और अब हमारे साथ गाइड सर जुड़ चुके हैं, शिवलाल जी, जो कि हमें इस पूरे फोर्ट के लिए गाइड करेंगे और संपूर्ण इतिहास की जानकारी देंगे। फर्स्ट पॉइंट पर आए हैं, इसको बोला जाता है महाराणा कुंभा पैलेस। इस पैलेस का जो निर्माण हुआ था वह निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी के अंदर। 8th सेंचुरी में बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। कुंभा पैलेस के अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है। कुंभा पैलेस के अंदर 2 पोर्शंस किए गए थे, एक जनाना पोर्शन, एक मर्दाना पोर्शन। अभी जिस पोर्शन में हम पहुंचे हैं इसे जनाना पोर्शन कहा जाता है, जिसे लेडीज़ कंपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानियाँ और जो महिलाएं हुआ करती थी वो रहा करती थी। ये जैसे महल जो बने हुए हैं ये सभी रानियों के महल हुआ करते थे। अभी कुंभा महल के जनाना सेक्शन में ही हम हैं और यहाँ पर एक ऐसे पोर्शन में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, यानी कि 3 मंजिल वाला ये महल का पोर्शन हुआ करता था। हालांकि अभी इसका जो छत वाला पोर्शन है वो गिर चुका है, लेकिन जो अवशेष हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इस लेडीज़ कंपार्टमेंट में जो कमरे बचे हुए हैं उनका आर्किटेक्चर मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखाना चाहूँगा। अंदर कुछ अलमारियाँ टाइप की बनी हुई हैं इस तरह की, जहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखे जाते होंगे। और ऊपर का जो पोर्शन है वो आप यहाँ से इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरह से हुआ करता था। ऊपर एक गुंबद नुमा आकृति बनी हुई है और ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है ये छतें हुआ करती थी इस महल की। ये जो पार्ट अपन अभी आए हैं ये वाला पार्ट होगा उस समय का मर्दाना पार्ट। मर्दाना पार्ट मीन्स राजा लोग जो उस समय रहा करते थे वो इन्हीं में रहा करते थे, जो कि उस समय ये भी 3 मंजिला बिल्डिंग हुआ करता था, 3 स्टोरी बिल्डिंग था। लेकिन 8 प्रेजेंट में इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वह टूट चुका है तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनकी छतें अभी भी हैं और उनको थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। इन रूम्स के अंदर जो प्रवेश करने के जो एंट्री द्वार हुआ करते थे काफ़ी कम हाइट के साथ हुआ करते थे और रूम अंदर से कुछ इस प्रकार के होते थे। पहले तो छोटा सा एक बरामदा नुमा एरिया होता था, दूसरा फिर यहाँ पर इस तरह के कुछ रूम्स होते थे जिनके अंदर कुछ पिलर्स अभी नज़र आते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अब हम देखने आ चुके हैं जौहर कुंड को, जहां पर रानियां जौहर किया करती थी। इसे जौहर स्थल भी कहा जाता है। ये जो आप मेरे पीछे द्वार देख पा रहे हैं इसे उत्तरी जौहर द्वार कहा जाता है। जब रानियां जौहर के लिए आया करती थी तो वो इसी द्वार से अंदर की ओर आया करती थी और फिर नीचे उतरकर वो आती थी इस सती टेम्पल में पूजा करने। जब उनकी पूजा अर्चना हो जाया करती थी तो यहाँ पर ये जो पूरा घास का मैदान अभी आपको दिख रहा है ये पुराने समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, 30 से 40 फीट का गहरी एक तरह का कुंड नुमा यहाँ पर बना हुआ था जिसे जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। आज तो इस पूरे एरिया को फिल कर दिया गया है और इसके ऊपर घास उगी हुई है, लेकिन पुराने टाइम पर यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा हुआ करता था जिसमें आग जलाई जाती थी। और ये जो एरिया अभी आप देख पा रहे हैं ये जो दीवार जैसा बना हुआ है यहीं पर सभी रानियाँ सभी महिलाएं इकट्ठा होकर यहीं इस कुंड में कूद जाया करती थी जिसे कहा जाता है जौहर। इस जगह पर 3 बार जोहर हुआ है। पहला हुआ है पद्मनी का जोहर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो फर्स्ट जोहर हुआ था पद्मनी का। सेकंड जोहर यहाँ पर हुआ था कर्णावती का 1535 के अंदर 1535 के अंदर। और तीसरा जोहर यहाँ पर हुआ था फूल कंवर का। इस प्रकार से 3 बार जोहर हुए हैं। जब जोहर होते थे उस समय यहाँ पर जोहर हुए थे तो एएसआई ने जब इसकी खुदाई करवाई तो देखा कि बहुत सारी राख की परतें हड्डियाँ निकली
उसी से मालूम हुआ कि यहाँ पर जौहर हुए हैं। गहने वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर निकले थे उस समय। उसी से ये डिफाइन हुआ, ये बिलीव किया जा सकता है कि जौहर यहाँ पर हुए थे। जौहर कुंड के बीच में ही यहाँ पर एक हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर राज परिवार के जो मेंबर्स हैं वो साल में एक बार आते हैं और यहाँ हवन करते हैं। जो चैत्र मास की एकादशी आती है उस दिन सामने हवन कुंड दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर हवन करते हैं जिन्होंने जौहर किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए। सामने टावर आपको दिखा दिया जाएगा, इसको बोला जाता है विजय स्तंभ। पहले गुजरात का जो एरिया था इसका नाम हुआ करता था खानवा। मध्य प्रदेश का जो एरिया है इसका नाम हुआ करता था मालवा। खानवा के राजा थे अहमद शाह खिलजी, जिनके नाम पर बाद में अहमदाबाद शहर बसा है। और मालवा के राजा महमूद शाह, अहमद शाह एंड महमूद शाह दोनों ने साथ मिलकर 1440 के अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेवाड़ पर यहाँ पर अटैक किया। उस समय यहाँ के राजा महाराणा कुंभा दोनों को एक साथ में हरा देते हैं। उस विजय की याद के अंदर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण करवाया। इसी वजह से इस टावर का नाम है विजय स्तंभ। और उस समय खर्च आया था इसका 90 लाख सोने के सिक्के, जो गोल्ड कॉइन चलते हैं 90 लाख रुपये इसका खर्च आया था। हाइट में ये टावर 122 फीट है। ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। जिस प्रकार से नवग्रह होता है उसी प्रकार से इस टावर को महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला बनाया है। इसका शेप आप देखते हैं, ऊपर से चौड़ा, बीच में पतला, नीचे से भी चौड़ा है। शिव का डमरू होता है उस आकार में टावर बना हुआ है। हिंदू सभ्यता में जो देवी और देवता हैं सबका मूर्ति अंदर बाहर दोनों तरफ बना हुआ है। और महाराणा कुंभा ने जब इस टावर का निर्माण करवाया था तो इस टावर को उन्होंने विष्णु भगवान को समर्पित किया था। इसी वजह से टावर का सेकंड नाम विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अब हम पहुंच चुके हैं गौमुख कुंड के पास, जो कि कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ये तालाब आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि जब भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जिक्र होता है या फिर उसके पिक्चर्स हम देखते हैं तो मेनली यही इसी तालाब का सीन आता है, जिसमें पीछे की ओर विजय स्तंभ भी दिखाई देता है। इस कुंड में मेनली जो रानियां हैं वो स्नान करने के लिए आया करती थी। जब रानियां यहाँ पर आती थी तो एक साइड से तो वो यहाँ पर स्नान करती थी और एक गोमुख पर वो भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। तो गोमुख को थोड़ा पास से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। देखिए पीछे सामने की तरफ आपको एक टेम्पल दिखाई दिया जाएगा। इसको बोलते हैं समाधीश्वर महादेव का टेम्पल। इस टेम्पल में एक ही पत्थर है जो 9 फीट बड़ा है, 6 फीट चौड़ा है। एक ही पत्थर के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश मीन्स सृष्टि का निर्माण करने वाला, संचालन करने वाला, विनाश करने वाला, तीनों का ही मूर्ति अपने को एक ही टेम्पल में दिखाई दिया जाएगा। टेम्पल का निर्माण हुआ था 1000 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। भोपाल के रहे थे परमार शासक। जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो गेस्ट के रूप में कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके थे, तब उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया 1303 में, तब इसको खंडित करवा दिया। पुनर्निर्माण करवाया गया इस टेम्पल का महाराणा मोकल के द्वारा। महाराणा कुंभा के पिताजी थे महाराणा मोकल, उन्होंने रिपेयर करवाया था। अभी अपन देखेंगे पूरा टेम्पल सही से दिखाई दिया जाएगा। अब हम रानी पद्मिनी महल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहला एरिया नज़र आ रहा है, ये इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रानियाँ यहाँ पर वॉक किया करती थीं और टाइम स्पेंड करती थीं। ये जो छतरी नुमा आकृति अभी नज़र आ रही है, ये सैनिकों के रहने की स्थान हुआ करते थे। सैनिक यहाँ रहकर निगरानी किया करते थे। अभी आपको एक टनल नुमा रास्ता नीचे की ओर नज़र आ रहा होगा। ये वही रास्ता है जहाँ से रानियाँ जल महल के लिए जाया करती थीं। यहाँ नीचे जाने के बाद पानी का स्तर आ जाता है, वहाँ पर बोट खड़ी रहा करती थी और बोट में बैठकर रानियाँ जाती थीं जल महल के लिए।
चित्तौड़ दुर्ग में अब हम आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ को देखने, जो कि 7 मंजिला इमारत है और इसको बनवाया था 12वीं शताब्दी में। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी जानते हैं गाइड सर के साथ। पहले जो राजा लोग थे, राजाओं के जो खजाना था उसकी देखरेख करते थे दिगंबर जैन। जैसे आज होते हैं सीए, होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजाओं के सीए उस समय दिगंबर जैन थे। तो 12वीं शताब्दी में यहाँ पर उनका एक लीडर था जिसका नाम था जीजा जैन। उन्होंने फेमस होने के लिए इस टावर का निर्माण करवाया, इसलिए इसको बोला जाता है दिगंबर जैन कीर्ति स्तंभ टावर। हाइट में ये 75 फीट है, 75 फीट इसकी हाइट है। ऊपर जाने के लिए 90 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 90 स्टेप्स। यस, और 7 मंजिला ये वाला टावर है। छोटा सा गेट दिखाई दिया जाएगा। इसके अंदर से पहले एंट्रेंस हुआ करता था अंदर से ऊपर जाने के लिए। आदिनाथ जी को समर्पित ये टावर है, तो इसके चारों दिशाओं के अंदर खड़े हुए आदिनाथ जी का मूर्ति आपको दिखाई दिया जाएगा। गेट के ऊपर आप देखेंगे दिखाई दिया जाएगा। पास में टेम्पल दिखाई दिया जा रहा है, ये होगा दिगंबर जैन टेम्पल। वाकई में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है। इस वजह से इसे कहा जाता है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे कि हमने सारे साइट सीन्स किए। हमें 3 स्टार होटल की फैसिलिटी मिली जहां पर हमने स्टे किया। साथ ही जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो इसी पैकेज में शामिल था। ये पैकेज हमें पड़ा था 14,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए टूर पैकेज और सस्ता पड़ सकता है अगर आप इस टूर के लिए ज़्यादा व्यक्ति आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस टूर के लिए 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम पैकेज का कॉस्ट आपके लिए पड़ेगा 12,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप इस टूर पैकेज के दौरान 6 से 7 व्यक्ति आते हैं तो ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ेगा 10,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज पड़ेगा। और अगर बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पूरे ट्रिप के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया और हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो आप वहां से उनके साथ कांटेक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये हैं राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।